सभी जानते हैं कि चिट चैट विद सुरभि में मैं आपके लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं लाती, कभी कभी कुछ ऐसी कहानियां भी लाती हूँ जो चेंज मेकर्स की हैं, ऑड हैं, अलग हैं। ऐसे ही एक हस्ती में लाई हूँ जो फनकार है, कलाकार है, एक बेहद उम्दा वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड डबिंग आर्टिस्ट भी है। यहाँ तक कि क्या नहीं है, ही इज एन अमेजिंग शेफ एज वेल। इनके गाने, ये कोई और हस्ती नहीं है, इनके गाने सुनकर आप मुस्कुराए हैं, आप पिटलाए भी हैं, आपने अपनी सोनिया को भी याद किया है। यहाँ तक कि अपने ब्रेकअप के बाद गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर फुल वॉल्यूम में इनका मेरा इंतकाम देखेगी भी सुना है। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड सिंगर कृष्णा प्योरा की। सर, स्वागत है आपका जागरण पॉडकास्ट और दैनिक जागरण में। कृष्णा जी, आप एक बेहतरीन शौक रखते हैं, वो है 22 अलग अलग भाषाओं में गाने का। तो ये जो हुनर है आपके पास 22 अलग अलग भाषाओं में गाने का, ये भाषाएं सीखने का शौक है या फिर मौसीकी से प्यार है? देखिए, मैं बेसिकली केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल से। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो उसकी वजह से उनकी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जो कहते हैं कि ट्रांसफर्स थी, उस वजह से जहाँ जहाँ रहा वहाँ के लैंग्वेज सीख गया। और मेरे में फिर मैंने ये चीज़ समझना शुरू किया अपने बारे में कि मेरे में एक आर्ट है कि मैं लैंग्वेज और उसके एक्सेंट को बहुत जल्दी पकड़ लेता हूँ। तो दैट मेड इट प्रीटी इजी। आपका अडैप्टेशन काफी स्ट्रांग है। हाँ, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया, आसान हो गया समझना। तो हम जो भी लैंग्वेज में गाना गाते हैं या जो भी लैंग्वेज में वॉइस ओवर करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो वी बेसिकली कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, लैंग्वेज कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं, वो हमें बताते हैं, लेकिन पकड़ना तो हमें ही पड़ता है। Exactly. Adaptation and observation आपका काफी स्ट्रांग है। हाँ, उस वजह से इट बिकम्स मच इजियर फॉर मी। अच्छा, सो कृष्णा जी, ये तो बात रही कि कैसे आपको अलग अलग भाषाओं में रुचि आई और उसमें आप मौसीकी भी सीखते रहे। अगर मैं कहूँ अभी जस्ट फॉर फन, अगर मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस का जस्ट स्विच करूँ, और क्या आप अलग अलग गाने गा सकते हैं उसमें? मतलब हर लैंग्वेज में गाना? हाँ, लाइक आई विल जस्ट पिक 4 to 5 लैंग्वेजेस और उसमें आपको कोई भी गाना गाना है। हाँ, गा सकते हैं। ओके, सो बंगाली। उड़ते गिए मोनेर पाखी उड़ते पेलो ना, दूरेर आकाश रहिलो दूरे काछे एलो ना, ओरे दुखिया होलो ना जे पावा, तोरा आकाश छोआ सावरिया। वेरी नाइस। ओके, सो भोजपुरी अभी मेरा गाना ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे। हाँ, I've seen it, like अभी धनी तू करी हा छठी के बरतिया, हम राजधानी धर के आइब, नौकरी से लेहब छुट्टी, पाकिट रही दोनों मुट्ठी, पहिरे खातिर तहरा के पियर सड़िया ले आइब। खूबसूरत। और पंजाबी? कोई कील सपेरा ले जूगा नी नाग सामले जुल्फा दे। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। कृष्णा जी, मैंने काफी दफा आपके इंटरव्यूज देखे हैं और आपको सुना है, तो आप इवन जब हमारी पहली बार बात हुई थी फोन पे, तो आपने कहा था कि अभी तो सुरभि मैंने इंडस्ट्री में सिर्फ 20% हासिल किया है, 80% अभी बाकी है। तो ये जो 80% है, इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, क्या होता है कि जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं ना हमारे काम से कि हमने ये इतना कर लिया, इतना अचीव कर लिया, इतने गाने गा लिए, इतने हिट्स गा लिए, तो स्टैग्नेशन आ जाता है ज़िंदगी में। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा ये सोचो कि आपने सिर्फ थोड़ा सा ही हासिल किया है, अभी बहुत हासिल करना बाकी है। बट वो 80% भगवान कितना देगा वो मैं नहीं तय कर सकता हूँ, वो करने वाला ऊपर वाला है। मेरी तरफ से सिर्फ मैं मेहनत कर सकता हूँ और मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। तो कुछ भी ऐसा शॉर्ट टर्म गोल और एनी लॉन्ग टर्म गोल जो आपने सोचा है जो उस 80% का पार्ट है? देखिए, ये बड़े बड़े जितने टॉक शोज होते हैं, इसमें सब बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा ये गोल है, अगले 5 साल में आप ये करोगे, अगले 10 साल में आप ये करोगे। जो बन जाता है, बनने के बाद बातें करता है, लेकिन ये हर चीज़ हर एक इंसान पर लागू नहीं होती। मैं ये समझता हूँ, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पाथ इन दिस वर्ल्ड। और हर एक इंसान एक मकसद लेकर इस दुनिया में आया है। इवन एक मजदूर भी, हमें उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आज इस बिल्डिंग में भी अगर बैठे हैं, ये आई थिंक वी आर ऑन द 9th फ्लोर, राइट? तो इन
इमारतों को खड़ी करने में एक के ऊपर एक ईंट रखकर उन्होंने मेहनत करी है, वो हम नहीं कर सकते। आपको और मेरे को अभी बिल्डिंग बनाने के लिए कोई बोलेगा तो वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस, वी कांट डू इट। सो एवरी स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे। तो हमें हर एक का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी इस कंट्री में काम को छोटा बड़ा माना जाता है। आप अगर यूएस जाएंगे या यूरोप जाएंगे, आप उन कंट्रीज़ में देखेंगे कि स्किल वर्कर्स जो हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, सिर्फ बड़े लोग या अमीर लोगों का ही मकसद होता है, या जो भी बड़े बड़े टॉक शोज़ में आते हैं उन लोगों को जो बताते हैं बड़ी बड़ी बातें। आपका अलग पाथ है, मेरा एक अलग पाथ है, मेरा इस दुनिया में आने का अलग मकसद है, आपका इस दुनिया में। मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ प्रैक्टिकलिज्म को जोड़ लेता हूँ। So, you mean आपका जो जिंदगी जीने का तरीका है वो ये है कि you don't believe in too much planning or something, live in the moment, Never जीते plan. जाइए, आज जो इस वो वक्त, बस काम करिए, इस कर्म वक्त पर में, ध्यान दीजिए। हाँ, काम पर ध्यान दीजिए, काम मेहनत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। That's what life is all about. खूबसूरत। Yeah. So आप इस like कृष्णा, आप एक छोटी सी जगह से आए और I've read on some Odisha website that जब आपने शुरुआत करी इस करियर में आने की, जब आपने स्टेप रखा तो उस टाइम पे आपके राज्य से आप अकेले सिंगर थे जो इतनी अच्छे मुकाम पर पहुंचे। और आज के टाइम पर भी आप तमाम ऐसे सिंगर्स जो म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मौसीकी सीख रहे हैं, एक दशक से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये जो ख्वाहिश थी मौसीकी करने की, लाइक संगीत में आने की, ये कहाँ से आई? मैं एक्चुअली, मुझे याद है कि मैं स्कूल में मेरी हाइट कम है, तो उस वजह से मैं स्कूल में असेंबली जब होती थी सुबह सुबह प्रेयर की, तो उसमें सबसे आगे खड़ा होता था। तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि हमारे सीनियर्स जो थे उस दिन वो लोग स्कूल ट्रिप पे गए हुए थे। अच्छा, जैसे जनरली ट्रिप होता है ना। तो फिर हमारे प्रिंसिपल मैम ने अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि आज जो है वंदे मातरम नहीं होगा, आज सिर्फ दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। अच्छा। ये प्रेयर हो जाए और उसके बाद आप लोग अपने अपने रूम में चले जाइएगा, अपने अपने क्लासेस में चले जाइएगा। तो पता नहीं मुझ में क्या अचानक से ऐसा आया कि मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैम वंदे मातरम मैं गाऊंगा। अच्छा। सीनियर्स नहीं है तो क्या हुआ, आई एम देयर। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बड़े छोटा सा बच्चा लाइन में आगे खड़ा है, ही वांट्स टू सिंग वंदे मातरम। तो इट्स थैंक्स टू हर कि उन्होंने प्रोत्साहन। एंड यू वर इन व्हिच स्टैंडर्ड दैट टाइम? फर्स्ट स्टैंडर्ड, हाँ। ओह। तो वो उन्होंने मुझे जो प्रोत्साहन दिया उस वक्त, आज कहीं ना कहीं मेरे म्यूजिकल सक्सेस में वो भी एक पार्ट है। तो उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पे कि बेटा आप आओ, व्हाट्स योर गुड नेम, ऐसे कि मेरा नाम कृष्णा है। और तो कहते ठीक है कृष्णा। फिर माइक नीचे किया गया और फिर मैं गाया। वो एक्चुअली माइक भी खोल के जितना नीचे हो सकता था तो भी मेरे ऊपर ही था, तो उसको थोड़ा सा ज़मीन में रखा गया, मैं स्टेज पे खड़ा रहा जी। तो फिर मैंने वंदे मातरम गाया पूरे स्कूल के सामने और स्कूल ने मेरे साथ गाया। सो वहाँ से मेरा फिर उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली पियोन को भेज के क्रेयॉन कलर का बॉक्स मंगवाया और मुझे दिया और कहा कि ये आपका पहला अवार्ड है। तो दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड एंड वहीं से मेरा सिंगिंग का करियर स्टार्ट हुआ। माय मदर वाज नेवर, शी वाज नेवर यू नो, उनको इस बात का कभी भी वो नहीं था कि मैं बनूं, बिकॉज उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द मदर्स दे वांट देयर किड्स टू बी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, यू नो, या एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं जाएं, पुलिस में जाएं, या तो चाहती थी कि डैड की तरह शायद डिफेंस में भी जाऊं, लेकिन मुझे देश की सेवा इस तरह से करनी थी, गा कर करनी थी, तो वो डेस्टिनी था। तो एयरफोर्स में ऊंचा उड़ने के बजाय मैंने ऊंचा गाने का सोचा। तो बॉलीवुड में कैसे फिर शुरुआत हुई? ये तो आपकी एक बचपन की आ गई कि इंटरेस्ट कहाँ से आया? पंजाब यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग और थिएटर में पढ़ाई की। तो वहाँ पे मैं एक्चुअली में गया था थिएटर म्यूज़िक करने के लिए, म्यूज़िक में कुछ समझने के लिए। थिएटर म्यूज़िक काफ़ी डिफरेंट होता है। मेरा तो अल्टीमेट गोल तो था ही कि मुंबई जाना है और मुंबई जाके स्ट्रगल करना है। तो उसी बीच में मुझे दुबई से ऑफ़र आया, मैं दुबई चला गया। I was working as an RJ for रेडियो मिल्क वैन फॉर सम टाइम, और शाम को मैं शेरेटन के लिए गाया करता था, शेरेटन होटल के लिए। तो कुछ 5-6 साल मैं वहाँ रहा, वहाँ पे मैंने गाने वाने गाए और रेडियो जॉकी एज रेडियो जॉकी काम किया। पैरेलली आपका चलता रहा। हाँ, पैरेलल, या करेक्ट। और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा एक्यूमुलेट किया, मुंबई आने की हिम्मत जुटाई कि वहाँ जाऊँगा, स्ट्रगल करूँगा ऐसा। और मुझे एक गलतफहमी थी उस टाइम पे कि मैं जाऊँगा, पहुँचूँगा, लोग गार्लैंड लेके खड़े होंगे, अरे इतनी अच्छी आवाज़ है, आइए, कहाँ थे आप इतने दिन, और यू नो, तो और मुझे ब्रेक मिल जाएगा, ऐसा सोच के आया था। लेकिन गलतफहमी सारी दूर हो गई। आने के बाद देखा कि अथाह सागर है। मुंबई इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी स्मॉल, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग
स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, सिंगर बनना चाह रहे हैं। तो फिर वहाँ के मैंने रियलाइज़ किया कि यार कुछ ऐसा अलग गाना पड़ेगा जिससे मुझे ब्रेक मिलने में आसानी होगी। तो फिर मैंने सूफ़ी म्यूज़िक को चुना। अच्छा, आपने सूफी को अपना लाइक मेजरली आर्ट वाला एक जॉनरा मैंने कहा कि ये जॉनरा में गाऊंगा, तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं थे। फिर मैं एक्टर संजय दत्त को मिला, फिर मैंने अपने गाने उनको सुनाए, और मेरे गॉडफादर हैं वो, और संजय दत्त सर ने मेरी आवाज़ सुनने के बाद मुझे 4 फिल्में दी। मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, संजय दत्त सर का, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इंडस्ट्री में आया और पूरे हिंदुस्तान ने मेरी आवाज़ सुनी। तो वो फिल्में थी। सबसे पहले मैंने रिकॉर्डिंग की, आई रिकॉर्डेड फॉर मुसाफिर, ज़िंदगी में कोई कभी आया ना रब्बा, देन केम रुद्राक्ष, इश्क खुदाई रब ने बनाई फॉर शंकर एहसान लॉय, और मुसाफिर में विशाल एंड शेखर का म्यूज़िक था। देन दीवार में गाया मैंने अमिताभ बच्चन जी की जो दीवार थी, जो अभी आई थी, और वो वाली दीवार में आदेश श्रीवास्तव जी का म्यूज़िक था। और उसके बाद रक्त एक फ़िल्म थी जिसमें आनंद राज आनंद जी का म्यूज़िक था। ये 4 फिल्में उन्होंने मुझे इमीडिएटली दी और मिलने के बाद, तो उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। बाकी लोगों ने तो इंडस्ट्री में मेरे सक्सेस को राइड किया। अगर वो लोग कहें कि हाँ हमने इसको ब्रेक दिया है, वो दिया, तो गलत बात है। मुझे सिर्फ ब्रेक संजय दत्त साहब ने ही दिया है, और ये मैं कैमरे पे कहना चाह रहा हूँ कि उनके अलावा किसी ने मुझे ब्रेक नहीं दिया। बाकी सब लोगों ने मेरे सक्सेस को राइड किया है। सो दिस इज़ हाउ इट वॉज। सो कृष्णा जी, मेरा अगला सवाल रहेगा कि कभी कभी होता है बीइंग एन आर्टिस्ट, आप बैठकर खुद का काम देखते हैं। लाइक मैं एक छोटी सी पॉडकास्टर हूँ, और जब मैं खुद की प्रोड्यूस करी गई स्टोरीज देखती हूँ तो समटाइम्स आई फील लाइक ओ वाओ सुरभि, यू हैव प्रोड्यूस्ड इट, एंड समटाइम्स इट्स लाइक अरे यार क्या बचकानी हरकतें करी है तूने, क्या मतलब क्या थी तो क्या बोल रही थी, क्या लिखा है। तो जब आप फॉर श्योर बीइंग एन आर्टिस्ट आप भी बैठकर अपना पुराना काम देखते होंगे, सुनते होंगे, तो उसमें से सबसे बेस्ट काम आपको अपना कौन सा लगता है? बेस्ट काम, और बेस्ट काम या बेस्ट नहीं काम जो भी हो, मतलब बुरा काम कह सकते हैं, हमेशा काम कभी बुरा या बेस्ट नहीं होता है। नो हमारे कैलिबर की बात होती है कि हम ग्रो करते हैं अपने करियर में। आज मैं अगर उठा के सुनूंगा मुसाफिर का गाना तो मुझे लगेगा कि यार कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं शायद कर सकता था, उस वक्त मैंने की नहीं है। वो चीज़, वो अर्ज आपके अंदर रहना बहुत ज़रूरी है कि हर गाने को आप खुद अपने क्रिटिक नहीं बनेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं आपको मिलेगा। I cannot say कि yes I have achieved. I have not achieved anything. People have given me love. People have loved my songs. लोगों ने मेरे को प्यार दिया है, लोगों ने मेरे गाने को प्यार किया है। मैं क्या समझता हूँ कि मैं अपना क्रिटिक हूँ। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि इस गाने को और बेहतर गा सकता था, इस लाइन में ये हरकत ले सकता था। वो चीज़ें हमेशा एक सिंगर के लिए रहती हैं, तो वो भूख रहना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हर एक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है। नहीं, आजकल जो नए बच्चे आए हैं इन लोगों में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग एक गाना, एक छोटा सा रील उनका अगर ट्रेंडिंग पे चला जाता है तो वो अपने को भगवान समझने लग जाते हैं। द वे दे रिप्लाई टू सीनियर्स, आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद लॉट ऑफ पीपल। सम पीपल गिव यू रिस्पेक्ट एंड सम डोंट। और वो मैं समझता हूँ परवरिश पे भी डिपेंड करता है कि माँ बाप ने क्या आपको सिखाया है, आप कैसी जगह से पढ़े हो, और वो बातें भी मैटर करते हैं। कि देखिए म्यूज़िक एक ऐसी लाइन है जहाँ अदब बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जब गुरुओं का पैर छूकर हम म्यूज़िक शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ सीखनी शुरू करते हैं, किसी भी फील्ड में आप गुरु के पैर छूते हो आप और उनको समझते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पैर छूने चाहिए लोगों को, बट कहने का मतलब है कि दैट रिस्पेक्ट फॉर अ सीनियर शुड ऑलवेज बी देयर। तो वो भूख मैं जिसकी बात कर रहा था, वो भूख अभी नए वाले आर्टिस्ट में नहीं है। वो अगर आप उनको अगर कोई सजेशन देते हो कि यार यहाँ पे आपने ये किया, आप इसको सुधारने की कोशिश कीजिए, तो उनको बुरा लग जाता है, क्योंकि परवरिश नहीं है, माहौल वो नहीं है, और दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर फ्लॉज। इसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ म्यूज़िक कंपनीज़ की भी गलतियाँ हैं, और कहीं ना कहीं ये जो नए म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो वो उनकी भी गलती है। वो ऐसे लोगों को बुलाकर अपने पैनल में बिठा के लोगों को एक प्रोजेक्ट है, म्यूज़िक प्रोजेक्ट, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर मैंने देखा है कि बड़े बड़े लेबल्स हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जो सिर्फ रील से पॉपुलर हुए हैं। जिनके रील्स, इन्फ्लुएंसर्स को। म्यूज़िक में इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता है। म्यूज़िक में या तो आपको ज्ञान है या तो नहीं है, सिंपल सी बात है। इन्फ्लुएंसर कुछ नहीं होता म्यूज़िक में। तो वैसे लोगों को बुलाकर आप जो सच में अच्छे गाने वाले लोग हैं उनको बिठाकर आप उनसे सजेशन दिलवाते हो कि ऐसे करो वैसे करो।
knowing social media and the algorithms of beating the algorithm of Instagram or beating the algorithm of YouTube It's a different doesn't art. make you a brilliant artist. मैं It's समझता become हूँ a process now. no, it's a very bad era for music in India. अच्छा, all right. ऐसे ऐसे लोगों को आजकल जज में बिठा देते हैं जो सिर्फ हिट्स गा चुके हैं, तो हिट्स गाने से आप संगीत के ज्ञानी नहीं हो जाते. Again, it's a matter of the algorithm, not the art. पॉपुलर गाना गाना और अच्छा गाना गाने में बहुत फर्क है. That's what I feel. Okay. सर, लाइक म्यूजिक या फिर कोई भी संगीत जब बाहर निकल कर आता है तो उसके पीछे एक अपने आप में एक दुनिया होती है. लाइक बीइंग अ पॉडकास्टर, हम सिर्फ एक तो फाइनल प्रोडक्शन देखते हैं कि हम जो सुनते हैं, कोई भी कहानी हमने ले ली, कोई लव स्टोरी ले ली, लेकिन उसके पीछे एक अलग कहानी होती है कि द मोमेंट वी आर रिकॉर्डिंग इट, बहुत सारी चीजें होती हैं वही, और एक अपने आप में एक फन भी होता है बहुत बार. तो ऐसा कोई स्टूडियो मोमेंट जब आप बैठकर अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, हाथ में एक चाय का कप है और आप उसे याद करके कहते हैं कि वाह क्या बात थी, कोई भी ऐसा स्टूडियो मोमेंट आपको याद आता हो? मेरा अभी एक बहुत ही बेहतरीन गाना आने वाला है. उस गाने का नाम है चांदनी चौक. ओह, नाइस. इट्स अ लव सॉन्ग. वो गाने का जो प्रोसेस था, मेरे गुरु हैं, पटना में रहते हैं, पंडित कामेश्वर नाथ तिवारी. उन्होंने 1988 में ये गाना लिखा था. ठीक है, 1988 में लिखा 8 में वो गाना लिखा और था. उसके बाद अब ये प्रोड्यूस हो रहा है. उन्होंने चांदनी चौक में किसी लड़की को देखा था, नोटिस किया था. ओके. नॉट इन अ बैड सेंस. आई मीन we in our life observe people at airports, at markets, at monuments, और कोई भी जगह पे. और कुछ महसूस करना, it's not a bad sense. No. लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अरे 1988 में उन्होंने क्या ऐसा वैसा, तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ. हाँ, तो क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई एक चीज़, एक लड़की को ऑब्जर्व किया था, उसकी सारी चीज़ों को लेकर एक गाने में उन्होंने लिखा. उस गाने को मैंने कंपोज किया और मैंने गाया. बहुत ही बेहतरीन बना है वो गाना, और वो गाना जब आएगा तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू लव इट. वो गाने का जो प्रोसेस था, गुरुजी भी खुद आए थे रिकॉर्डिंग पे. उनके बेटे जो हैं दुबई में रहते हैं, मनीश्वर तिवारी, वो भी आए थे. तो वो पूरा प्रोसेस है. मैं जब गाना बनाता हूँ, मैं आई बिलीव नॉट इन यूजिंग प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग फॉर दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स. तो मैं हर चीज़ को स्क्रैच से करता हूँ. तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक ग्रूव लेकर आते हैं और पैड्स लेकर आते हैं, और उसके ऊपर फिर सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते जाते हैं, और एट द एंड ऑफ 9 आवर्स और 10 आवर्स द ट्रैक इज कंप्लीट. That's very nice. तो हमने सारे लाइव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया है. ये नहीं कि मैंने पहली बार ऐसा किया, और भी लोग करते हैं ये काम, बट लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का एक वो चला गया था. बट अभी तो एक तरीके से सर ये कल्चर खत्म होता जा रहा है, जो अभी नो, मैं आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपोजर्स आल्सो हु आर डूइंग दैट, जो ये कर रहे हैं कि लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं. तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बढ़िया था. एंड तो गुरुजी क्रिया योगी भी हैं, तो दैट मोमेंट वाज सो ब्यूटीफुल कि उनके खुद के गुरु वहाँ पे आए थे. अच्छा, स्टूडियो के अंदर. ऑलराइट. तो सो यू कॉल्ड योर गुरु एंड देन मेरे गुरु तो आए थे. उन्होंने मुझे कहा कि हमको ब्लेस करने के लिए गुरु आए हैं. तो आई थॉट कि पता नहीं ऐसा बोल रहे हैं वो, क्या है क्या नहीं. एंड सडनली कर्पूर की स्मेल आने लगी स्टूडियो के अंदर. यू नो, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. नॉट ओनली मी, द साउंड इंजीनियर वाज सिटिंग देयर, उनको भी आया स्मेल. 2 साउंड इंजीनियर्स थे वहाँ पर, उनको भी स्मेल आई. तो हमें भी कर्पूर का एकदम प्रोमिनेंट स्मेल आया, जिससे कि मुझे लगा कि यस, देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस. तो पीपल माइट थिंक कि आई एम, यू नो, मैं अंधविश्वासी हूँ या कुछ. आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक. मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था मेरी जो लाइफ हमेशा याद रहने वाला. हाँ, तो कहीं ना कहीं शायद उस गाने को ब्लेसिंग मिली है. होपफुली जब वो गाना रिलीज होगा, आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लव इट. आई कीप माय फिंगर्स ऑल द क्रॉस्ड. बेस्ट. थैंक यू. वो पक्का हिट करने वाला है. सर, ये बात है, कभी सर लाइक अपने आप में ये जो करियर है, एक पूरी जिंदगी, एक दशक या दशकों से ज्यादा आप जी चुके हैं, तो कभी ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लाइफ ने झकझोर दिया हो, आपको लगा हो when you are feeling like no, I'm unable to do it, and then suddenly एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई और आप फिर से उठ गए और आगे निकल गए? यार सच पूछो ना, तो मैं एवरी डे मेरे ऐसा सिचुएशन आता है. अच्छा. सुबह में सोचता हूँ अरे यार नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया. आई एम अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन. ओके.
तो मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाता हूँ हर चीज़ को लेके, बहुत सोचता हूँ, बहुत टेंशन लेता हूँ, बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिस्ट भी हूँ, साथ के साथ ओवर थिंकर भी हूँ। कुछ नहीं हो तो मुझे लगता है अरे कुछ नहीं हुआ यार, क्या होगा, क्या नहीं जो होगा। होते हैं वो ओवर थिंकर बन ही जाते हैं एक तरीके से। तो मेरे में भूख नहीं मरती है कभी भी। ये कर लिया, ओके अब कुछ और करते हैं, वो कर लिया, ओके अब कुछ और करते हैं। अब इंडस्ट्री में इतना काम रहा नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक अलग ही दौर से गुजर रही है। वो अब फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुप्स बन गए हैं और अपने अपने ग्रुप्स में लोग काम कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इंडस्ट्री में अभी ज़्यादा काम नहीं है, बट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में बहुत काम है। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं यश, उन्होंने मुझे कहा कि छठ पूजा पर आप क्यों नहीं करते, तो आई वॉज अ लिटिल रिलक्टेंट। मैंने कहा यार बिहार में लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, तो आई हैव टू डू जस्टिस टू अ सॉन्ग। तो आई कंपोज दिस सॉन्ग एंड आई सैंग, और प्रियंका सिंह ने मेरे साथ गाया। प्रियंका इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, वो काफ़ी फेमस हैं अभी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में। जितने भोजपुरी में बच्चे गा रहे हैं उसमें प्रियंका बहुत बेहतरीन आवाज़ है और बहुत अच्छा उन्होंने गाया है। तो कामेश्वर नाथ तिवारी जी ने लिखा है, मेरे गुरु जी ने छठ सॉन्ग भी लिखा है। तो पहली बार मेरा कंपोज किया हुआ कोई गाना ट्रेंडिंग पे गया तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यस, कहीं ना कहीं मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला है कि यस मैं कंपोज कर सकता हूँ गाने, जो कि मेरे अंदर था। मैंने एक्सप्लोर किया अपने को। कहते हैं ना कि जब ज़रूरत होती है तभी इंसान को पता चलता है कि आप क्या करने वाले हो। सो द कृष्णा, माय क्वेश्चन इज कि ये जो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, आपने अभी फिलहाल बताया हाल ही में कि आप ओवरथिंक बहुत करते हैं एंड देन यू आर वेरी इम्पेशेंट, तो आप अपने आप को समझाते कैसे हैं, उससे कोप अप कैसे करते हैं? मैं यूट्यूब में किसी बड़े फोटोग्राफर का काम देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ कुछ नया, और यूट्यूब के आने से तो बहुत फ़ायदा हुआ कि न्यूयॉर्क में बैठे किसी बड़े फोटोग्राफर को आप, लिंडसे एडलर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और पीटर हर्ली हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जो हेडशॉट फोटोग्राफर है न्यूयॉर्क के, काफ़ी जाने माने। उनको फॉलो करता हूँ, उनका काम देखता हूँ, उनकी ट्यूटोरियल्स देखता हूँ, सीखता हूँ, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। So switching to one art to another art makes you comfortable. अगर नहीं तो नहीं कुछ नहीं हुआ तो खाना बना लेता हूँ, Very nice. हाँ, आप एक बेहतरीन शेफ भी हैं। तो अगर मैं खाली बैठ के सोचता रहूँगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। और अगर कृष्णा आपकी करियर की बात करी जाए तो किस कंपोजर के साथ जो कंपोजिशन करते हैं बेस्ट केमिस्ट्री है आपकी? मैं अगर कहूँगा कि एक कंपोजर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरे के साथ नहीं अच्छा लगा, तो इट विल नॉट बी अ वेरी नाइस म्यूजिकल थिंग टू से। मैं जितने कंपोजर्स के साथ काम किया है, मैंने आदेश श्रीवास्तव जी के साथ काम किया है, सबसे पहले शंकर एहसान लोई के साथ काम किया है, मैंने हिमेश रेशमिया जी के साथ काम किया है, सलीम सुलेमान के साथ काम किया है, विशाल शेखर के साथ काम किया है, तो और MM करीम साहब के लिए भी गाया है। तो हर एक इंसान अपनी जगह पे अपने हिसाब से टैलेंटेड है, और हर एक इंसान का एक अलग टेम्परामेंट है। तो एज अ सिंगर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और गाना इट्स नॉट ईजी, बिकॉज हर इंसान इज़ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड दे, बट मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही, अनु मलिक जी के लिए भी गाया मैंने, तो मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ रही है ये कि आई बीन वेरी लकी कि मुझे कभी किसी से डांट नहीं पड़ी या गालियाँ नहीं सुननी पड़ी। जैसे क्योंकि आपकी अडैप्टेशन एंड ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। मे बी ये कह सकते हैं, और दे बीन वेरी नाइस टू मी ऑल ऑफ देम। एंड जैसा मैंने गाया उन लोगों ने प्रोत्साहन दिया कि हाँ ऐसा ऐसा गाइए, ऐसा ऐसा गाइए। तो इवन चक दे इंडिया का गाना जो है मौला मेरे ले ले मेरी जान, वो गाना जब मैंने गाया था सलीम सुलेमान के लिए, तो सलीम वॉज वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कॉम्पोजिशन समझाई, मैंने गाया वो गाना, और उन्होंने मुझे फ्रीडम भी दिया कि आप इसको ऐसे गाइए। मुझे शाहरुख खान साहब के कुछ शॉट्स दिखाए और मैंने देखा फिल्म ये है, कहानी ये है, तो उस हिसाब से फिर गाया। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कंपोज़र हैं, नए हो पुराने हो, जितने भी हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि एक सिंगर का काम है गाना गाना, तो सिंगर को खुला छोड़ना ज़रूरी है, यू नो। अनलेस यू अनलीश देम दे वोंट बी एबल टू गिव देयर बेस्ट। आप किसी को अटका के रखेंगे कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे, तो कॉन्शियस हो जाता है एक सिंगर, तो कॉन्शियस नहीं होने दिया। तो आर्ट फॉर्म को निकालने के लिए सिंगर की फ्रीडम भी लेट देम अनलीश देमसेल्व्स। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। लेकिन जाते जाते मुझे स्क्रीन पर आपका मेरा इंतकाम देखेगी जरूर चाहिए। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को,
अपनी खुद गर्जी का अब अंजाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार सुरभि का पॉडकास्ट देखेगी, थैंक यू सुनेगी। सर, थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू।